माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम लियम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्लास 12th का, और आज है उसका लेक्चर नंबर 27 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन। इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आप लोगों को ध्यान देके सुनना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बर्नौलीज इक्वेशन। बच्चों, कल हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा था, जो कि जिसमें हमने स्टडी किया था अगर कोई ट्यूब है उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, आइडियल फ्लूइड की बात की थी हमने। वहां पे हमने वेरिएबल एरिया कंसिडर किया था, मतलब ट्यूब का एरिया वेरी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग एरिया के साथ साथ ट्यूब की हाइट भी वेरी हो रही है। कल हम लोगों ने जो बात की थी बस वेरिएबल एरिया की, मतलब ऐसा मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसमें हमने दो पोर्शंस कंसिडर किए थे। एक का एरिया इतना बड़ा था, एक का एरिया छोटा था। मतलब ये जो एरिया है दिस इज स्मॉलर देन दिस एरिया। तो वेरिएबल एरिया की हमने बात की थी और उसके ऊपर से हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनाया था, जो हमें क्या मिला था, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 या फिर av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में स्टडी किया। आज हम बात करने वाले हैं, एरिया तो वेरिएबल रहेगा ही आइडियल फ्लूइड का, फ्लोइंग फ्लूइड का, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो हाइट है वो भी चेंज रहेगी। मतलब एक अगर सरफेस से h1 जितनी हाइट पे है और h2 जितनी हाइट पे है, अगर हाइट वेरिएबल है तो उसके लिए कुछ नया इक्वेशन बर्नौली ने बनाया था, वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो, क्योंकि हम लोग इसको भी यूज करने वाले हैं, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, दैट मीन्स av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपको याद रखना है। और उसके पहले मैं बता दूं बर्नौलीज इक्वेशन कौन से लॉ पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, उसके ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। पहले हम लोग डेरिवेशन स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताऊंगी एट द एंड, क्योंकि तब अभी मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो इट्स बेटर पहले डेरिवेशन देख लें, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक ट्यूब कंसिडर करने वाले हैं जिसमें एरिया भी वेरिएबल हम कंसिडर करेंगे और हाइट भी वेरिएबल रहेगी। सबसे पहले देखो, इस एरिया को सपोज मैंने नाम दिया, सपोज हमने इतना पोर्शन कंसिडर किया, ये जो पोर्शन है इसको मैंने नाम दिया a1, और ये a1 का यहाँ पे हमने pq पोर्शन कंसिडर किया है। सपोज q जितना पॉइंट है, p से q तक इतना एक एरिया हमने कंसिडर किया जिसका वॉल्यूम होगा dv, और यहाँ पे हमने सपोज मैंने इसको नाम दिया r एंड s, और ये जो एरिया है इसको हमने कहा a2। दिस एरिया इज सपोज टू बी a2। इसका जो डिस्टेंस है वो हमने सपोज d2 कंसिडर किया और इसका डिस्टेंस हमने d1 कंसिडर किया। ओके, ये अलग अलग देखो ट्यूब में से वेरिएबल एरिया, वेरिएबल हाइट। हाइट देखो, यहां से जो हाइट है इस एरिया की, ये सपोज हमने कंसिडर की सरफेस से, दिस हाइट सपोज टू बी, दिस हाइट इज h1। ओके, और ये जो हाइट है ये हमने कंसिडर की यहां से यहां तक, दिस इज सपोज टू बी h2। ये h1 है और ये h2 है, मतलब अलग अलग हाइट पे हमने एक फ्लूइड कंसिडर किया है और उनका एरिया भी अलग अलग है। कल हम लोगों ने सिर्फ वेरिंग एरिया की, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की थी। आज हम लोग वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ साथ वेरिएबल हाइट भी देखने वाले हैं, उसके साथ बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया है a1, यहाँ पे एरिया है a2, यहाँ का डिस्टेंस हमने लिया है d1, यहाँ का डिस्टेंस लिया है d2, यहाँ की हाइट ली है h1 और यहाँ की हाइट ली है h2। अब देखो, यहां से
यहाँ का जो फ्लूइड रहेगा, ये फ्लूइड इस एरिया के ऊपर इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, राइट, फोर्स लगाएगा। तो इसका जो फोर्स है, हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो अगर हम यहाँ का प्रेशर P1 कंसीडर करें और यहाँ का प्रेशर, यहाँ पे जैसे फ्लूइड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यहाँ हाइट पे ट्यूब है, तो यहाँ पे भी यहाँ का जो फ्लूइड रहेगा वो इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, दैट इज P2। यहाँ का फ्लूइड इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, यहाँ का फ्लूइड इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, क्योंकि पानी अगर भी फ्लोइंग है, ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन ऊपर का लिक्विड तो नीचे की डायरेक्शन में ही प्रेशर लगाएगा। तो ये P2 है। तो ये फोर्स कितना रहेगा, देखो P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे कितना फोर्स रहेगा, P1 इंटू A1, क्योंकि यहाँ का एरिया A1 हमने कंसिडर किया है। और यहाँ पे कितना प्रेशर रहेगा, फोर्स रहेगा P2 इंटू A2। इस डायरेक्शन में, इस PQ पोर्शन के ऊपर इस डायरेक्शन में P1 इंटू A1 प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा। और RS पोर्शन में इस डायरेक्शन में P2 इंटू A2 फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ के फ्लूइड का स्पीड अलग अलग रहेगा। यहाँ के फ्लूइड का जो स्पीड है, क्योंकि एरिया अलग है, कल ही हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बात की कि अगर एरिया अलग अलग होगा, एरिया चेंज हुआ तो फ्लूइड का स्पीड भी क्या होता है, चेंज। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इफ एरिया इंक्रीजेस स्पीड डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस स्पीड इंक्रीजेस। तो यहाँ के फ्लूइड का, यहाँ के एरिया का स्पीड हमने V1 कंसिडर किया और यहाँ के एरिया का स्पीड हमने V2 कंसिडर किया। तो इन सब का, ये सभी क्वांटिटीज अलग अलग रहे, सिर्फ एक चीज इनकी सेम रहेगी, वो कौन सी, दैट इज द वॉल्यूम। कल हमने बात की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होता, बाकी सभी चीजें चेंज होती है, लेकिन वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका, सपोज हमने वॉल्यूम डिनोट किया dV से, dV इज इक्वल टू इस एरिया का वॉल्यूम और इस एरिया का वॉल्यूम, ये दोनों भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट हमने ली है D1, ये D1, यहाँ पे ये हाइट हम लोग कंसिडर करेंगे, ये वाली नहीं, ओके। तो ये D1 है और ये D2। इस एरिया का वॉल्यूम कितना रहेगा, यहाँ से नहीं वॉल्यूम लेना, आप यहाँ का वॉल्यूम नहीं कंसिडर करें, हम बस यहाँ का वॉल्यूम कंसिडर करें। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू, मतलब ये A1 रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, A1 और D1। तो इसके लिए वॉल्यूम क्या रहेगा, A1 D1, जो कि इसका जो वॉल्यूम है इससे इक्वल रहेगा A2 D2, राइट। मतलब यहाँ पे बस एक चीज कांस्टेंट रहेगी, बाकी सभी चीजें चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ का वॉल्यूम जो है dV, दैट इज कांस्टेंट फॉर द एरिया 1 एंड फॉर एरिया 2, ओके। सपोज हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे वर्क डन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे ये जो फ्लूइड है, यहाँ के लिक्विड की बात करें हम लोग, इसका जो फ्लो है सपोज इस डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ का फ्लूइड क्या कर रहा है, इसको प्रेशर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ का फ्लूइड इसको प्रेशर लगा रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन ये प्रेशर अगर फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेट वर्क डन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में। इस साइड में वर्क डन हो रहा है, इस साइड में वर्क डन हो रहा है, लेकिन नेट वर्क डन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे नेट वर्क डन जो हमें मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स लग रहा है, पानी बह रहा है, इसका मतलब वर्क इज डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला है। तो सपोज इसके लिए हमने F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, D1 लिया। यहाँ पे देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब साइन यहाँ पे चेंज होगा, दैट इज माइनस F2 इंटू D2 होगा, राइट। वर्क इज डन और इसका नेट वर्क डन कितना होगा, दिस इज नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कितना होगा, F1 D1 माइनस F2 D2, दैट इज इक्वल टू F1 कितना है, P1 A1 इंटू D1 माइनस F2 कितना है, P2 A2 इंटू D2। लेकिन इक्वेशन 1 में A1 D1 का वैल्यू क्या दिया है, dV दिया है, मतलब W इज इक्वल टू हम डालेंगे P1 इंटू dV माइनस P2 इंटू dV,
दोनों के लिए सेम है dv, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इंटू dv। अगर हमने कॉमन निकाला तो ये dv कॉमन निकला। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी तक बर्नौलीज इक्वेशन नहीं बना है, तो ये हमें मिला है वर्क डन। ओके, बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है, ये जो वर्क डन है दैट वर्क डन इज नथिंग बट द, ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसके इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि ये जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें प्रूव करना है। तो वर्क डन तो हमने निकाल लिया, वर्क डन का फॉर्मूला हमने बना लिया। अब हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, हमें अभी पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है। तो इन दोनों पोर्शंस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले पोर्शन PQ के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², राइट। यहाँ पे v तो हमें पता है v1 है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है दैट इज mgh। तो ये दोनों के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PQ पोर्शन की। पहले हम बात करेंगे पोर्शन PQ, P एंड Q। तो यहाँ पे मास क्या रहेगा, देखो पोर्शन PQ के लिए मास क्या रहेगा, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी के फॉर्मूले के ऊपर से हम लोग अभी तक मास लेके आए हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेंसिटी हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे हमें पता है वॉल्यूम क्या लिया है हमने, चेंज इन वॉल्यूम लिया है dv, मतलब मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इंटू dv। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मास इज इक्वल टू रो इंटू dv। लेकिन dv क्या है हमारा, पोर्शन PQ के लिए, पोर्शन PQ के लिए A1 D1, ये हमने dv लिया। सो दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो इंटू A1 D1। ये किसके लिए, PQ के लिए। सिमिलरली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, देखो सेकेंड, इसको मैंने A नाम दिया, सपोज B। काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी इसके लिए, पोर्शन PQ के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², v1² आएगा, क्योंकि यहाँ का स्पीड हमने v1 लिया है। तो mv1² आएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ रो, m की वैल्यू क्या ली है, मास इज इक्वल टू क्या है, रो इंटू A1 इंटू D1 इंटू v1²। ये हमने मास की जगह पे पुट किया। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिलेगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है। तो यहाँ पे h1 हम लोग लेंगे, क्योंकि हाइट देखो h1 ली है, तो यहाँ पे h1 लिया। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, m की जगह पे ये डाल दो, रो इंटू A1 इंटू D1 इंटू GH1। ये हमें क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो ये AD1 की जगह पे हम लोग dv लेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें ये dv कैंसिल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रो इंटू dv, मतलब रो इंटू dv इंटू रो इंटू dv। मास की जगह पे हमने रो इंटू dv डाला, मास की जगह पे g हमें एज इट इज रखना पड़ेगा और h1 भी हमें एज इट इज रखना पड़ेगा। ये हमें क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, पोर्शन PQ के लिए। ऐसे ही हम लोग किसके लिए निकालेंगे, पोर्शन RS के लिए निकालेंगे। सिमिलर रहेगा प्रोसेस R एंड S। पोर्शन R एंड S के लिए क्या मिलेगा, देखो इसके लिए भी पहले हम मास बना लेते हैं। यहाँ पे मास क्या बनेगा, मास इज इक्वल टू रो इंटू dv। इसके लिए dv क्या है, A2D2, मतलब यहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पे डेंसिटी सबके लिए सेम है। कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड लिया है मतलब इनकम्प्रेसिबल है, तो वहां पे डेंसिटी किसी की भी चेंज नहीं होगी, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लिया था। सिमिलर यहाँ पे रो चेंज नहीं होगा, रो इंटू dv क्या है यहाँ पे, A2D2। तो सिमिलर इक्वेशन बनेगा सेम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, बस
यहाँ पे हमने A1D1 लिया है, वहां पे A2D2 रहेगा और V1 की जगह पे V2, H1 की जगह पे H2, बस इतना चेंज रहेगा। तो B काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखो। काइनेटिक एनर्जी फॉर RS इज इक्वल टू हाफ रो एज इट इज रहेगा A2D2V2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, सॉरी mgh है ना, सॉरी mgh दैट इज रो इंटू dv एज इट इज रहेगा, g एज इट इज रहेगा, बस h1 की जगह पे यहाँ पे क्या बनेगा, h2 बनेगा। देखो ये पोर्शन pq के लिए हमने लिया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, पोर्शन rs के लिए हमने लिया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले dv निकाल लिया, दैट इज कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसे हमने कल देखा। उसके ऊपर से हमने वर्क डन का इक्वेशन बना लिया, क्योंकि हमें प्रूफ करना है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज अभी तक नहीं लिया हमने, अलग अलग पोर्शन का लिया। चेंज लेना है तो आपको दोनों का लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने पोर्शन PQ के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बना लिया, पोर्शन RS के लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेंगे और फिर बर्नौलीज इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सबको पता है, इस साइड लिखते हैं हम लोग। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। तो काइनेटिक एनर्जी 2 किसकी है, RS की, और काइनेटिक एनर्जी 1 किसकी है, PQ की। तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी है, देखो ये वाली हाफ, थोड़ा इस साइड लिखती हूं, हाफ रो इंटू A2D2V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो इंटू A1D1V1 स्क्वायर। एम आई क्लियर? दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो A2D2 और A1D1 दोनों के लिए क्या है, dV, तो हम इसकी जगह पे dV पुट करेंगे। तो हाफ रो इंटू dV V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो इंटू dV V1 स्क्वायर। तो यहां पे देखो ये रो dV हाफ रो dV कॉमन निकाल लो, तो हाफ रो dV इन ब्रैकेट क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी सेम निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है, सॉरी दिख नहीं रहा, ये रो dVGH2, रो dVGH2 माइनस रो dVGH1। ओके, दैट इज इक्वल टू रो dVG, ये दोनों में कॉमन है, रो dVG ब्रैकेट में क्या बचेगा, H2 माइनस H1। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा भी है, तो सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या मिला, ये वाला हाफ रो dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिला रो dVG इंटू H2 माइनस H1, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई। अब हमने देखा कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे देखो जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है, दैट टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का मतलब ही होता है वर्क डन, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो W इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये टोटल एनर्जी के ऊपर हम क्या लिखेंगे, दैट इज वर्क डन। W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इक्वेशन 2 देखो, सपोज मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 3, इसको नाम दिया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 2, 3, 4 से हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी का फॉर्मूला। क्या है वर्क एनर्जी,
वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस P2 इंटू dV इज इक्वल टू, जगह छोटी पड़ेगी, एक काम करते हैं, देखो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ये हम याद रखेंगे और मैं इसको रफ करती हूँ फिर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बैठेगा। तो देखो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला हमने बना लिया, फिर हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया, दो पोर्शंस के लिए, अलग अलग पोर्शंस के लिए, कौन सा, A1 A2, अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग हाइट के लिए हमने ये दो फॉर्मूलेज बना लिए, जिसमें एक आइडियल लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। कल जो हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, वहां पे बस हमने वेरिएबल एरिया की बात की, यहाँ पे वेरिएबल एरिया एज वेल एज वेरिएबल हाइट दोनों के लिए फ्लोइंग लिक्विड का, आइडियल फ्लूइड का, स्ट्रीमलाइन फ्लो का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन निकाल रहे हैं, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, वो हम लोग इसके बाद स्टडी करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये जो 3 इक्वेशंस हमने बनाए इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे का डेरिवेशन देखेंगे। आगे बहुत छोटा टॉपिक बचा है, पहले मैं इसको रफ करती हूँ। तो देखो ये 3 इक्वेशंस हमने बनाए। अब हमें पता है कि W वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ चेंज होती है, यहां से इतने पोर्शन की और इतने पोर्शन की एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई तो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बराबर है ना। अगर यहां से हम गए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है क्योंकि स्पीड कम होते जाता है, लेकिन हाइट बढ़ती है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, बट जब हम नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पे बस चेंज हो रहा है, वर्क इज डन हियर एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हियर, एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, वर्क डन बनता है, मतलब टोटल एनर्जी बनती है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व हो रही है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे वेरी कर रहा है, इसलिए बर्नौलीज इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो इससे हमें इक्वेशन क्या मिलता है, देखो ये तीनों इक्वेशंस जो हमने बनाए हैं फ्लूइड के लिए वो हम इसमें डाल देंगे। तो W का इक्वेशन क्या है, देखो P1 माइनस P2 इंटू dV इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ रो dV इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रो dVg इंटू H2 माइनस H1। और इसी इक्वेशन को कहा, एक मिनट रुको, यहाँ पे dV कैंसिल हो जाएगा, इसको भी आप बोल सकते बर्नौलीज, बट यहाँ dV कैंसिल हो रहा है, dV कैंसिल हो रहा है, dV कैंसिल हो रहा है। तो फाइनल इक्वेशन जो हमें मिल रहा है दैट इज P1 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G इंटू H2 माइनस H1। तो ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ किस किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये फाइनल बर्नौलीज इक्वेशन हुआ, लेकिन इसको हम अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज हमने P1 की टर्म्स एक जगह ले ली, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, हाफ रो V2 को हाफ रो V1 दोनों सेपरेट कर लिए, और V1 की टर्म्स एक जगह, सभी 1 की टर्म्स एक जगह और 2 की टर्म्स एक जगह ली, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, यहाँ P1 एज इट इज रहेगा, P2 को इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस बन जाएगा, ये सभी माइनस टर्म्स है, इनको इधर शिफ्ट करो तो वो प्लस बनेगी, हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट किया तो वो प्लस बनेगा क्योंकि माइनस है, तो हाफ रो V1 स्क्वायर। सिमिलरली रो G H1 माइनस से इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस बनेगा रो G H1, ओके, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस से इधर शिफ्ट करो, P2 बने प्लस बनेगा, तो ये V2 स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, राइट। मतलब ये भी इक्वेशन हम बर्नौली इक्वेशन कह सकते हैं, इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू
P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फर्स्ट इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी यहाँ पे हमने कंसिडर की है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है, एनर्जी कंजर्व हो रही है, ऐसे हम बोलेंगे। इसका मतलब हम बोलेंगे P प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे चलता ही रहेगा P3 V3 P3 P4 अप टू Pn। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, कॉमन एक इक्वेशन बनाएंगे, रो प्लस हाफ रो एज इट इज, सॉरी P प्लस हाफ रो एज इट इज रहेगा। V1 की जगह पे कॉमन V लेंगे, H1 H2 H3 की जगह पे कॉमन H लेंगे, और दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब ये इक्वल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ में है सबको? और इसी को बोला जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। तो आप बर्नौलीज इक्वेशन ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं। ये तीनों बर्नौलीज इक्वेशन है, तीनों भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। समझ में आया सबको? इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपने ध्यान देके सुना होगा, स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहले वर्क डन निकाल लो, फिर काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए सेपरेट काइनेटिक एनर्जी पहले निकालो, पोटेंशियल एनर्जी सेपरेट पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर दोनों का चेंज निकालो, और बस ये फॉर्मूला यहाँ लिख के उसमें ये इक्वेशंस पुट कर दो, और जो कॉमन टर्म से डीवी उसको कैंसिल करके जो बचा हुआ है उसको अलग अलग फॉर्म में लिख लो। दैट इज द बर्नौलीज इक्वेशन। देखो बच्चों, इसका एक्सप्रेशन तो हमने देखा, इसका एक्सप्रेशन क्या है, P प्लस काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो एक्सप्रेशन हमने देखा। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। मैंने आपको बोला था कि इस स्टेटमेंट में आपको एंड में बताऊंगी, एक्सप्रेशन देखने के बाद ही आपको स्टेटमेंट समझ में आएगा। तो अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखो बच्चों, इसका स्टेटमेंट क्या है, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम of a fluid by the surrounding fluid is equal to the sum of the changes in kinetic energy and potential energy per unit volume that occurs during the flow। अब बोलेंगे मैम यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी H2 माइनस H1। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने देखा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। अब प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वर्क डन, प्रेशर इज नथिंग बट द वर्क डन। यहाँ पे जो प्रेशर लगा है वो वर्क डन कैसे हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, देखो पर यूनिट वॉल्यूम इन्होंने क्यों कहा, यहाँ पे भी पर यूनिट वॉल्यूम बोला है और यहाँ पे भी पर यूनिट वॉल्यूम बोला है। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द सराउंडिंग फ्लूइड, बराबर है। ये ट्यूब हमने देखा था, यहाँ पे एक एरिया कंसिडर किया, यहाँ पे एक एरिया कंसिडर, ये सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दिस इज सराउंडिंग फ्लूइड। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड is equal to the sum of the changes in kinetic energy and potential energy, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, per unit volume that occurs during the flow। that is the statement of Bernoulli's equation। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम क्यों है। तो देखो देखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम कैसे। तो देखो बच्चों, हमने बर्नौलीज इक्वेशन देखा, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो मैंने आपको बताया कि ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है ये, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो ये तीनों भी एनर्जीज है, ये तीनों भी क्या है, एनर्जीज है। ये तो आपको पता है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी, इसको कहा जाता है प्रेशर एनर्जी। तो पहली जो है वो कौन सी है, प्रेशर एनर्जी।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन ड्यू टू द प्रेशर फोर्स। कैसे देखो, यहाँ पे हमने लिक्विड लिया था, ये ट्यूब ली थी, ये ट्यूब का ये लिक्विड लिया था, यहाँ पे फोर्स लगा रहा था लिक्विड, यहाँ का जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, इस एरिया के ऊपर, ये एरिया हमने कंसीडर किया था, इस एरिया के ऊपर ये लिक्विड क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और इसी के ऊपर, इसी की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ। तो इसको हम वर्क डन कैसे बोलेंगे, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स, ड्यू टू प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया। सपोज मैंने ये डिस्टेंस जो है ये हमने x कंसिडर किया, तो ये क्या बनेगा, F इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे, राइट ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज इक्वल टू, लेकिन फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, देखो प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे मैंने फोर्स की जगह पे प्रेशर इंटू एरिया डाला, और ये x एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बना आपका वर्क डन। वर्क डन इज नथिंग बट द प्रेशर एनर्जी। वर्क डन को ही हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एनर्जी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रेशर एनर्जी की जगह पे बस हमें P दिख रहा है, PAX नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इस प्रेशर एनर्जी को डिवाइड बाय वॉल्यूम करती हूँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट मतलब डिस्टेंस, ये हमने लिया है x, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ का ही मतलब होता है एरिया इंटू x। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ax। तो ये वॉल्यूम की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a इंटू एक्स। तो ये x और ये ax कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा p। इसी को हम बोलते हैं प्रेशर। ये प्रेशर हमने यहाँ पे पुट किया है। तो इसको हम बस प्रेशर ही बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसीलिए यहाँ पे ये देखो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। वही तो हमारा स्टेटमेंट था, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनको भी पर यूनिट वॉल्यूम बोला गया। कैसे देखो, सेकंड क्या है, ये प्रेशर एनर्जी आपको समझ में आया कैसे पर यूनिट वॉल्यूम हमने लिया। अब देखते हैं सेकंड वाला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या हम लेते हैं हम लोग, mgh। इसको पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब डिवाइड करो वॉल्यूम से। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो ये फॉर्मूला बनेगा ρgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ρgh। तो आपको फॉर्मूला मिला ρgh। सिमिलरली तीसरा हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम हमने किया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम होगा। और मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी हम डिनोट करते हैं रो से, और रो के पहले ये हाफ रहेगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम हाफ, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो, और ये v²। मतलब हमें फॉर्मूला क्या मिला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ रो v²। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्या ये, नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू हाफ रो v²। इसीलिए इसको कहा जाता है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू। समझ में आया सबको, ऐसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू क्या बन रहा है, potential energy, change in potential energy, change in kinetic energy per unit volume. That means it is based on the conservation of energy. Understand everybody? देखो बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक हेड ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। तो ये भी बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। कैसे देखो, बर्नौलीज इक्वेशन हमने देखा, P प्लस ρgh प्लस हाफ रो v² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस पूरे टर्म को हम लोग डिवाइड बाय ρg करेंगे। डिवाइड दिस इक्वेशन विथ ρg।
तो इसको हमने रो जी से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमें मिलेगा P डिवाइड बाई रो जी प्लस रो जी एच डिवाइड बाई रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर डिवाइड बाय रो जी, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट को रो जी से डिवाइड किया तो हमें नया कांस्टेंट मिलेगा, दैट मीन्स इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये रो जी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल रो कैंसिल हो रहा है, तो हमें नया इक्वेशन मिल रहा है P डिवाइड बाय रो जी प्लस यहाँ पे सिर्फ H बचेगा प्लस यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो नई टर्म्स हमें मिली है, इनको कभी कभी हम लोग मतलब इनको बोला ही जाता है, इसको कहा जाता है प्रेशर हेड। इसको क्या कहा जाता है? प्रेशर हेड। प्लस इसको कहा जाता है पोटेंशियल हेड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल हेड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh मतलब g के ऊपर डिपेंड होती है, तो इसको ग्रेविटेशनल हेड भी बोला जाता है। ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल हेड ये आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिया। और इसको कहा जाता है काइनेटिक हेड, मतलब ये टर्म यहाँ काइनेटिक हेड है, ये ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल हेड है, और इसको कहा जाता है प्रेशर हेड, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे भी होता है, द सम ऑफ प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड एंड काइनेटिक हेड ऑफ अ फ्लोइंग आइडियल स्ट्रीमलाइन फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। तो कभी कभी ऐसा भी स्टेटमेंट दिया जाता है। अब इन्होंने क्या पूछा है, देखो इन्होंने पूछा है डायमेंशन ऑफ काइनेटिक हेड, मतलब इसका हमें डायमेंशन निकालना है, ये टर्म का हमें डायमेंशन निकालना है। तो ये निकालते बैठने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखो चैप्टर नंबर 1 11 का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी स्टडी किया था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या कहता है कि जो इक्वेशन हमें मिला है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी कहता है कि जो इक्वेशन हमारे पास है, उसके सभी टर्म्स के डायमेंशन जब सेम होंगे तभी वो इक्वेशन करेक्ट है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। अगर नहीं पता तो आप मेरे वीडियोस देखो, फिजिक्स मॉम एजुकेशन चैनल पे मैंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस डाले हैं, वहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी देखो, वो टॉपिक में आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन, तीनों के डायमेंशन सेम है तभी ये इक्वेशन करेक्ट है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक हेड मतलब डायमेंशन ऑफ दिस टर्म v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ h होगा। h क्या है यहाँ पे, हाइट के लिए हम क्या लेते हैं, l। इसका मतलब L1 इसकी पावर 1 है, तो L1 आएगा, m0 आएगा और t0 आएगा। तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक हेड हमें क्या मिलेगा, L1 m0 t0। ऐसे इसको सॉल्व करना है। कभी कभी फर्स्ट चैप्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है 11 के, या फिर बहुत बार जेई नीट के एग्जाम में भी, सीईटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। ओके, देखो बच्चों, आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द स्पीड ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस एंड इट्स प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन लिक्विड पासेस थ्रू द कंस्ट्रिक्शन इन हॉरिजॉन्टल पाइप। बर्नौलीज इक्वेशन जो हमने देखा, तो हमने ऐसा पाइप लिया था, राइट ना, मतलब यहाँ पे कुछ एरिया हमने लिया था और यहाँ पे हाइट हमने ली थी h1 और यहाँ पे हाइट हमने ली थी h2। लेकिन ये बात कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन इन हॉरिजॉन्टल पाइप, मतलब ये ऐसा वर्टिकल पाइप हमने लिया है, तो h1 h2 हाइट के अकॉर्डिंग हमने उसका स्पीड मेजर किया है, राइट ना। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लेंगे, मतलब ये जो पाइप है ये वर्टिकली नहीं तो हॉरिजॉन्टली रखा है, मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन किया है इसका हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एरिया थोड़ा ज्यादा है ऐसे, और यहाँ पे एरिया कम है ऐसे। तो इस केस में हाइट क्या आ रही है, 0,
इस केस में हाइट हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, मतलब हाइट डिफरेंस है ही नहीं, तो ग्रेविटेशनल हेड है क्या, नहीं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे अगर h 0 है तो हमें इक्वेशन मिलेगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, अगर एरिया ज्यादा है तो स्पीड, मतलब एरिया ज्यादा है तो स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी, और अगर एरिया कम है तो स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने पढ़ाया है, वो वीडियो पहले देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो। तो यहाँ पे एरिया इंक्रीजेस स्पीड डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस स्पीड इंक्रीजेस। अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे ये इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो ये इक्वेशन हमें क्या कहेगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेविटेशनल हेड तो 0 है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर ये दोनों पे काम, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, अगर ये स्पीड कम होता है तो ये प्रेशर बढ़ना चाहिए, तभी ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ले लो, V अगर आपको 2 मिल रहा है और उस वक्त आपका प्रेशर है सपोज 4, तो ये 4 पुट किया, ये 2 पुट किया, तो आपको कुछ तो भी वैल्यू मिलेगी। बट अगर आपका V अभी 4 हो गया तो ये कांस्टेंट रखने के लिए, ये जो रो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, प्रेशर और वेलोसिटी स्पीड ये दोनों में ही डिफरेंस रहेगा। V अगर 4 हो गया तो ये कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे P क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर लिक्विड का स्पीड बढ़ता है, इस इक्वेशन से हम बोलेंगे लिक्विड का स्पीड अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता होगा, कम होता होगा, और स्पीड कम होता है तो प्रेशर बढ़ता होगा, तभी ये इक्वेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे उसका मीनिंग है, समझ में आया। तो इसके नोट्स मैंने दिए हैं, पॉइंट वाइज मैंने लिख के दिया है। यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशंस का यूज करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन, ये दोनों का यूज करना है। हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए अगर स्पीड ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है, इसका मतलब प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, पहले पाइप ऐसे था तो प्रेशर ज्यादा होगा, राइट ना। इसको अभी आपने ऐसे कर दिया तो प्रेशर चेंज हो गया, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज एंड देन लिक्विड स्पीड इंक्रीज, स्पीड ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज होगा। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52 पे ये क्वेश्चन दिया है आपको। डज द बर्नौलीज इक्वेशन चेंज, यहाँ पे चेंज चाहिए, change. Does the Bernoulli's equation change when the fluid is at rest and how? देखो अगर फ्लूइड रेस्ट पे होता है, हमने देखा 2 टाइप के फ्लूइड देखे हमने, एक रेस्ट पोजीशन का मतलब स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड, ऐसे 2 फ्लूइड के हमने स्टडी की है इस चैप्टर में। तो स्टैटिक फ्लूइड का हमने इक्वेशन क्या देखा था, P इज इक्वल टू रो जी एच, ये इक्वेशन देखा था। या फिर डिफरेंस होगा, मतलब ये लिक्विड है, ये हमने लिक्विड लिया है, इसमें ये रेस्ट लिक्विड है, फ्लोइंग फ्लूइड नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट सपोज कंसीडर किए, इसका प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर है P2। तो यहाँ का प्रेशर हमने कैसे निकाला था, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H1 माइनस H2, या फिर H2 माइनस H1 कर सकते हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H2 माइनस H1, राइट ना, ऐसे हमने लिया था। तो ये होता है प्रेशर डिफरेंस, ये रेस्ट फ्लूइड के लिए है, ये प्रेशर आना चाहिए रेस्ट फ्लूइड के लिए। तो बर्नौलीज इक्वेशन चेंज होगा क्या, बर्नौलीज इक्वेशन में क्या चेंज होगा अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो, बराबर। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है हमारे पास, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, राइट।
तो बर्नौलीज इक्वेशन, ये बर्नौलीज इक्वेशन है। यहाँ पे उन्होंने बोला फ्लूइड रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। मतलब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। मतलब अगर ये रो P2 मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस P2 बनेगा, दैट इज इक्वल टू ये अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो ये बनेगा रो जी H2 माइनस रो जी H1। यहाँ पे रो जी कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा H2 माइनस H1। ये आपको क्या मिला, P1 माइनस P2। यही तो इक्वेशन हमने यहाँ पे देखा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। ये दोनों का, या फिर इसको हम लिखेंगे एक पॉइंट के लिए P इज इक्वल टू रो जी H। यही तो इक्वेशन मिला हमें, राइट। सो द बर्नौलीज इक्वेशन चेंज इफ द फ्लूइड इज एट रेस्ट एंड हाउ इट चेंज लाइक दिस। समझ में आया सबको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो बच्चों, आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज्ड पाइप is 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square. This pressure reduces to 2 into 10 raised to 5 Newton per meter square on opening the wall of the pipe. मतलब पाइप है, पाइप का वॉल्व जब क्लोज था तो प्रेशर था 3 into 10 to the power 5। जब वॉल्व ओपन हो गया तो प्रेशर रिड्यूस हुआ 2 into 10 to the power 5। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। मतलब हमें V निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो क्या क्या दिया है। रो उन्होंने दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स्ड होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इनिशियली P1 कितना था, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। और इनिशियली वाटर फ्लो नहीं हो रहा था क्योंकि वॉल्व बंद था, इसलिए यहाँ पे V1 क्या रहेगा, 0 रहेगा, वॉल्व क्लोज था। तो हमें निकालना है V2 इज इक्वल टू वॉट। जब वॉल्व खोला तो उसका स्पीड कितना होगा, और रो कितना दिया है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। पहले न्यूमेरिकल ठीक से रीड करके समझ लो, उसके बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई करो। तो हमें V2 निकालना है। अब पाइप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हाइट कुछ दी नहीं है, तो आप क्या करोगे, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो इंटू G, सॉरी G नहीं आएगा यहाँ पे, रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब हॉरिजॉन्टली दिया है, इसका मतलब हाइट नहीं दी है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम डालेंगे ही नहीं, हम सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको P1 क्या दिया है, यहाँ P1 की वैल्यू देखो 3 इंटू 10 टू द पावर 5, P2 की वैल्यू डाल दो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू हाफ रो कितना दिया है, 1000, V2 स्क्वायर, V2 कितना दिया है, V2 ही निकालना है, माइनस ये 0, मतलब ये टर्म हम लिखेंगे ही नहीं, यहाँ पे बस V2 स्क्वायर ही डालो। V1 तो 0 है, तो 0 डालने के बाद वो निकल जाएगा। तो ये कितना होगा देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस 2, क्योंकि ये 10 टू द पावर 5 कॉमन निकालने से आपको मिलेगा 1 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट इज इक्वल टू 2 5 10, मतलब ये बनेगा 500 इंटू V स्क्वायर, V2 स्क्वायर। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा ये 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय क्या होगा, 500 होगा। एम आई क्लियर, ये मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, सॉरी 5 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि ये 500 है, मतलब 2 zeros है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये कितना बनेगा देखो, 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2, मतलब कितना होगा, ये बनेगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2, दैट इज 3।
तो इसको आप ऐसे कर लो, ये एक डिजिट इधर शिफ्ट कर लो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर 2 बनेगा, क्योंकि ये v स्क्वायर है ना, इसको v स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। 0.2 का स्क्वायर रूट हमें नहीं मिल सकता, तो इट्स बेटर इसका पॉइंट शिफ्ट कर लो। ये एक पॉइंट शिफ्ट किया तो यहाँ का एक कम होगा, क्योंकि राइट में पॉइंट शिफ्ट करे तो -1, -1, 3 - 1 कितना बनेगा 2, तो ये 2 बना। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली, v2 स्क्वायर की, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 2। अगर ये स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, मतलब हमें मिलेगा √2 इंटू 10। और √2 की वैल्यू कैसे देखनी है, लॉग टेबल में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो ये वैल्यू आपको मिलती है 1.414 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलता है 14.14 मीटर पर सेकेंड। ये आपको किसकी वैल्यू मिली, v2 की। ऐसे आपको सॉल्व करना है, समझ में आया। ये एग्जाम्पल दिया है, नोट्स में भी मैंने सॉल्व करके दिया है सभी इक्वेशंस। ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल था, और भी न्यूमेरिकल्स मैंने नोट्स में सॉल्व करके दिए हैं, तो वो आप खुद कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे इतना काफी